हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी बच्चों का आज के वन शॉट रिवीजन में। बच्चों आज के वन शॉट रिवीजन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दैट मीन्स आपका जो हिंदी के अंदर हम बताएंगे प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रजनन स्वास्थ्य या जनन स्वास्थ्य है उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो समस्याएं हैं और कार्यनीति क्या है बेटा। गवर्नमेंट के थ्रू जो है कई सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे। किसके लिए इनिशिएट किए गए थे, किसके लिए प्रारंभ किए गए थे? छोटी फैमिली के लिए। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था बच्चों? 1951 में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है अगला पॉइंट बेटा, भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके जिसके लिए, ठीक है, और स्मॉल फैमिली पे ध्यान दिया जा सके बेटा। ठीक है, तो उद्देश्य वही था। क्या था उद्देश्य? छोटे परिवार को बढ़ावा देना, स्मॉल फैमिलीज बच्चों। ठीक है, अच्छा, कैसे इसके बारे में पब्लिक तक बेटा ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। ठीक है, किस तरह से पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया गया, तो भारत सरकार ने कई सारे कार्यक्रम या प्रोग्राम चलाए उसके लिए। ठीक है, अब देखिए उसमें से एक क्या है जिससे स्लोगन है। स्लोगन कौन सा था? हम दो हमारे दो। ठीक है, ताकि पब्लिक तक ये जाए कि भाई हम दो हैं तो हमारे बच्चे भी कितने होने चाहिए? दो ही होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि स्मॉल फैमिली बने बेटा। टिकट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, आदि के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाई गई। ठीक है, जागरूकता दी गई पब्लिक तक बच्चों। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अच्छे स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच। देखिए बच्चों, इसमें एक पॉइंट और मैं यहाँ पर ऐड करूंगा बेटा। जैसे हमने यहाँ पर बोला है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक इसी का नाम जो है मॉडिफाइड करके RCH रखा गया बेटा। RCH का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बेटा। तो चाइल्ड हेल्थ केयर तक तो हम समझ ही गए। ठीक है, RCH जो है ये स्टार्ट कब हुआ था बेटा? इसी को मॉडिफाइड करके 1997 में बताया गया, और उसी के अंतर्गत ये सारे के सारे जो है स्ट्रेटेजीज या प्लानिंग थी। ठीक है, जिससे कि पॉपुलेशन पे क्या किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने कहा है। ठीक है, और क्या स्ट्रेटेजीज थी देखिए, और क्या प्लानिंग थी प्रोग्राम में, और क्या शामिल थे? जैसे कई सारी समस्याएं आती हैं बेटा, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम को भी कंट्रोल किया जा सके। किस दौरान? जैसे मान लीजिए गर्भावस्था के दौरान कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जटिलताएं आती हैं। ठीक है, यौन संचारित रोग जो है उसको कंट्रोल करना, ये भी इस प्रोग्राम के अंतर्गत था। ठीक है, टारगेट के अंतर्गत था। गर्भपात पर नियंत्रण, ठीक है, कम से कम गर्भपात हो बेटा। मासिक धर्म संबंधी समस्याएं जो हैं वो दूर हो। बांझपन जो है, बांझपन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, इसको दूर किया जा सके बांझपन की समस्या को। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? मृत्यु दर में कमी लाई गई। ठीक है, जीवन काल में वृद्धि। सीधी सी बात है, अगर डेथ रेट जो है या मोर्टेलिटी रेट कम होगी तो जो है व्यक्ति की क्या बढ़ जाएगी बच्चों? आयु बढ़ जाएगी बेटा। विवाह योग्य आयु में वृद्धि। अब आपको ध्यान रखना है, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए जो एज है, मैरिजेबल एज, वो कितनी है बेटा? 18 ईयर्स। ठीक है, 18 वर्ष है। वही पुरुष के लिए हम कितना बताएंगे बच्चों? 21 ईयर्स। ठीक है, मैरिजेबल एज आपको ध्यान रखना है, छोटे से क्वेश्चन है, बन जाते हैं बच्चों। क्लियर? साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी उस टारगेट में था बेटा। RCH के प्रोग्राम में ये भी टारगेट में थे, जितने भी अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं याद रखिएगा। और जनसंख्या के बारे में जागरूकता आई। स्कूलों में यौन शिक्षा शुरू की गई। ठीक है, जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बच्चे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, उससे अवेयर हो सकें, और जो जानलेवा बीमारियां हैं, घातक बीमारियां जैसे एड्स है बेटा, जो HIV से फैलता है, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है अगला जो है इसी में RCH के अंतर्गत ही बेटा एक टारगेट और था, एक टास्क और था, जिसमें रिसर्च को बढ़ावा देना था। ठीक है, अब रिसर्च एरिया में इंडियन गवर्नमेंट में या इंडिया के अंदर हम बात करें, ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट ने बेटा एक मेडिसिन बनाई, सहेली। ठीक है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल पिल्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स का मतलब है उसमें स्टेरॉयड नहीं है बिल्कुल भी, जबकि जो ओरली पिल्स होती है ना, उसमें क्या है एक्चुअली, वो कैसे बनती हैं? वो स्टेरॉयडल पिल्स होती हैं। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट भी कुछ इसके कंपेयर में ज़्यादा होते हैं। बट जो ये पहला और एकमात्र गैर हार्मोनल मौखिक महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक बेटा ये मेडिसिन या गोली तैयार की गई। ठीक है, टैबलेट तैयार की गई। राइट, कहाँ पर बनाई गई थी याद रखिएगा? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट, लखनऊ में बनाई गई थी बेटा, भारत में ही। ठीक है, भारत द्वारा विकसित की गई है।
ध्यान से दोबारा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो सहेली है वो कहाँ पर प्रिपेयर की गई थी? इंडिया के अंदर ही प्रिपेयर की गई है। कहाँ? उसमें भी आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला पॉइंट आता है बच्चों, देखिए नेक्स्ट, भ्रूण लिंग निर्धारण विधियों पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अब पूर्ण रूप से जो है कई सारी ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा लिंग का परीक्षण हो जाता है बच्चों। उसमें से एक टेक्निक है उल्ब भेदन। ठीक है, हालांकि इन टेक्निक का उपयोग डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में किया जाता था। ठीक है, और अभी भी अगर इसका उपयोग किया जाएगा तो डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में किया जाएगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन पे तो गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन लगा दिया बच्चों। ठीक है, जिसको आप एमनियोसेंटेसिस भी कहते हैं या उल्ब भेदन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है बच्चों, तो उल्ब भेदन में क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है? जो एम्ब्रियो है उसका एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल जाता है। ठीक है, और उसमें जो बॉडी सेल्स है तो उसका पता लगाया जाता है, उसके अंदर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, या नंबर ऑफ बार बॉडी के बेस पर जो है मेल है या फीमेल है वो सेक्स डिटरमाइन होता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए जो है उल्ब भेदन टेक्निक का या इस विधि का उपयोग जो है लिंग परीक्षण में अब नहीं कर सकते, वो पूर्ण रूप से क्या है बच्चों? बैन है। ठीक है, इसके अलावा और अदर मेथड जो है सोनोग्राफी वगैरह, उसका भी इस्तेमाल जो है वो इसके अंदर नहीं किया जाएगा, भ्रूण लिंग परीक्षण में नहीं किया जाएगा। तो लिंग निर्धारण हेतु अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है वो भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, गर्भ निरोधक की सस्ती और आसानी से उपलब्धता। अब देखो होता क्या है बच्चों कि जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, जिसको हम गर्भ निरोधक कह रहे हैं, तो पब्लिक तक ये इजीली पहुंचे। ठीक है, आसानी से पहुंच जाए, सस्ती दरों में पहुंच जाए। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर टास्क के अंदर था, ताकि पब्लिक तक इजीली वो जो है, और चीप रेस्ट में अगर हम बात करें वैल्यू की या मूल्य की, तो वो सस्ती दरों में उपलब्ध हो जाए। ठीक है, मेडिकल दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भ निरोधक की उपलब्धता इजीली हो जाए, गर्भ निरोधकों का निःशुल्क वितरण किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक हमारा छोटा सा इसके अंदर है वो ये याद रखना, क्वेश्चन इस पे आता है बच्चों। क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और नीट में भी इससे भी क्वेश्चंस आए हैं बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो आई हैं और इससे भी आए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, आपके टेस्ट में भी इससे क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होता है? ठीक है, कैसा होना चाहिए बेटा? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, पहला पॉइंट ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, फ्रेंडली, इसको जो है आसानी से इसको इस्तेमाल में ले सकें, आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, वो आसानी से हो, इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब ये है कि भाई जो भी हम जो हमारा जो टारगेट इसके अंदर हम बताते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, कंसीव ना हो, राइट, ये टारगेट होता है। तो इफेक्टिव हो, यौन क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बेटा स्टेटमेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ध्यान रख लीजिएगा कि आदर्श गर्भ निरोधक के कौन कौन से मतलब आदर्श गर्भ निरोधक कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो वही अपन ने बताया, यूजर फ्रेंडली, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, यौन क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यौन इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल ड्राइव में कोई इफेक्ट ना पड़े, और प्रतिवर्ती कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है किसके लिए बच्चों? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमने बच्चों इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद जन्म नियंत्रण या गर्भ निरोधक विधियां कौन कौन सी है। ठीक है, अब मेथड जो गर्भ निरोधक विधि है वो कौन कौन से हैं बेटा, तरीके या विधि की बात करें हम, वो कौन कौन से हैं, और इसमें एक आपको ध्यान रखना है नेचुरल मेथड, राइट बेटा, दूसरा हमें ध्यान रखना है इसमें रोधक, बैरियर मेथड, नंबर थर्ड वन इज केमिकल मेथड जिसको आप रासायनिक विधि कह रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ वन इज अंतरोप। ठीक है, तो अंतरोप हम पढ़ेंगे, इम्प्लांट्स पढ़ लेंगे बच्चों इसमें, और अगला जो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा इसके अंदर हम देखते हैं सर्जिकल मेथड, राइट। तो ये सारे के सारे गर्भ निरोधक तरीके हैं या गर्भ निरोधक विधियां हैं जिनके बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं बच्चों। अब प्राकृतिक तरीके या प्राकृतिक विधि की बात कर ले बच्चों, तो प्राकृतिक विधि में आपको क्या ध्यान रखना है, आवधिक संयम है ना, इसमें भी आपको ध्यान रखना है बेटा, पहला आवधिक संयम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद जो है अंतरित मैथुन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में कोइटस इंटरप्टस और स्तनपान संबंधी एमेनोरोइया। अभी बेटा धीरे धीरे तीनों टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं। मासिक धर्म का अस्थायी रूप से रुक जाना ही एमेनोरोइया कहलाता है। ठीक है, अगर एमेनोरोइया टर्म का अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब क्या है, तो एमेनोरोइया का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म का कुछ समय के लिए रुक जाना होता है। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले आवधिक संयम की बात करते हैं। ठीक है, ये जो है या इसको ताल विधि भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ताल विधि।
पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होती हैं, मतलब दोनों के लिए है, ये ध्यान रखना है बच्चों। मासिक धर्म चक्र के 10 से 17 दिन तक संभोग से बचते हैं इसमें कपल। अगर मान लीजिए इसमें कपल को क्या ध्यान रखना होता है जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो या कंसीव ना हो, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना होता है कि जो ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद जो है, जैसे अंडोत्सर्ग जो है 14 डेज में हुआ बच्चों, ठीक है, तो 14 डेज से पहले और बाद में कितने दिनों तक अवॉइड करें जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। तो आप कैलेंडर में इसमें देख सकते हैं बेटा, कैलेंडर में शो कर रखा है कि कौन सा रिस्क फेज होता है जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक, मतलब 10 to 17 जो हमने यहाँ बताया बच्चों, देखिए इस जगह हमने कहा है 10 से 17 दिन, तो 10 to 17 हमने क्यों लिया जरा सोचिए आप, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर मान लीजिए 14 डेज में हो रहा है तो +-3 करके चलिए। रीजन क्या है, जैसे ओव्यूलेशन होगा तो उस समय अगर फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जाएगा बेटा तो वो फर्टिलाइज हो सकता है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, हाई रिस्क है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ओवम जो है रिलीज होने के बाद या अंडाणु रिलीज होने के बाद कितने समय तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा 24 घंटे से 48 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और वही अगर शुक्राणु की बात करेंगे हम बच्चों, शुक्राणु की बात कर लें तो 48 घंटे से 72 घंटे तक ये सर्वाइव कर सकता है। तो लगभग 3 डेज ये और 2 डेज ये, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर स्पर्म अगर इस दिन भी जाता है तो 3 डेज वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो एक दिन और इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो आपको ध्यान रख लेना है 10 से, अगर ये कंडीशन है ध्यान रखिएगा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है, आतर्व चक्र कितने दिन का है, 28 डेज का है। अगर 28 दिन का है तो मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा बेटा, मध्य अवस्था कब होगी, 14 डेज में, और इस दिन अंडोत्सर्ग होगा। तो आपको ध्यान रखना है इन दिनों में अगर संभोग होता है तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दोनों पे एप्लीकेबल है। इस विधि में क्या रखना होगा, आवधिक संयम का मतलब ये है एक पर्टिकुलर समय में दोनों को संयम रखना होता है, संभोग नहीं करना होता है बच्चों, जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, कंसीव नहीं होगा। अब देखो इसमें इसीलिए बोला अपन ने अंडोत्सर्ग हो सकता है, इसलिए इससे बचना चाहिए, ठीक है, कपल को। इसकी दक्षता कितनी है, 80 to 87% है, ठीक है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा है। इसका क्या बेटा डीमेरिट्स क्या है, कमी क्या है, अगर आवधिक संयम कोई फॉलो करता है तो उसकी कमी क्या बताओगे, तो उसको मैं बताना है कि भाई अंडोत्सर्ग का वास्तविक समय जो है वो पूर्व अनुमानित नहीं किया जा सकता कि किस दिन अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है, भाई ये फिक्स नहीं है कि इसी दिन अंडोत्सर्ग होगा, आगे पीछे हो सकता है बेटा। और ये किस पे डिपेंड करता है आप जानते हैं, फॉलिकुलर फेज पे, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव वाला फेज जो है फॉलिकुलर फेज है, उसमें चेंजेस होने के कारण जो है डे ऑफ ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग का दिन आगे पीछे हो सकता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आंतरिक मैथुन। तो आंतरिक मैथुन इसको इंग्लिश में बेटा कोइटस इंटरप्टस कहते हैं, और ये केवल पुरुषों के लिए है, ठीक है। इसमें पुरुष को क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, और फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वीर्य जो है वो सेचन नहीं होना चाहिए, वो बॉडी से बाहर जो है इजैकुलेट होना चाहिए बच्चों। तो पुरुष स्खलन से पहले योनि से लिंग बाहर निकाल लेता है, जिससे कि जो वीर्य है वो मादा के शरीर के अंदर जनन पथ में ना पहुंचे बच्चों। तो वीर्य सेचन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और दक्षता इसमें हम बता रहे हैं 80 से 80 to 96% क्यों है, देखो दक्षता का मतलब है इसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस क्यों ज़्यादा हैं, ठीक है, एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, इजैकुलेशन दैट मीन्स स्खलन से पहले जो बच्चों फ्लूइड होता है तो उसमें भी स्पर्म होने के चांसेस होते हैं, शुक्राणु होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वीर्य सेचन से पहले भी जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, ठीक है, स्खलन से पहले वाला जो द्रव है उसमें भी शुक्राणु होने के चांसेस होते हैं, तो वो आगे जा सकता है जनन पथ में, ठीक है। तो वही नुकसान लिखा है, कुछ शुक्राणु स्खलन से पहले योनि में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आंतरिक विधि जिसको अपन कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, स्तनपान संबंधी एमेनोरेसिया। अब स्तनपान संबंधी एमेनोरेसिया का मतलब क्या है, देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं कि चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, ठीक है, चाइल्ड बर्थ का मतलब है शिशु जन्म। जब शिशु जन्म होता है तो उसके लगभग 6 मंथ तक ये जो है मेथड इफेक्टिव है बेटा, ठीक है, जिसको अपन स्तनपान संबंधी एमेनोरेसिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो मदर है वो बच्चे को क्या करती हैं, मिल्क फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं बेटा, ठीक है, इसलिए उसको स्तनपान हम कह रहे हैं। तो इस दौरान जो लगभग 6 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो मदर के रक्त के अंदर, माता के रक्त के अंदर बच्चों प्रोलैक्टिन का स्तर बढ़ा रहता है,
ठीक है, और वो प्रोलैक्टिन क्या करेगा, एफएसएच के फंक्शन को इनहिबिट करता है, संदमित करता है, और इसलिए जो है फॉलिकल का डेवलपमेंट इस दौरान क्या रहेगा बच्चों, रुका रहेगा, तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर स्तनपान संबंधी एमेनोरेरिया बेटा मैंने आपको समझाया, कुछ समय के लिए मासिक धर्म रुक जाना। ठीक है, अब किस समय रुक रहा है कि शिशु जन्म के लगभग 6 महीने तक, शिशु जन्म के पश्चात लगभग 6 मंथ तक, तो केवल महिलाओं के लिए है, दक्षता 98% है। नुकसान अगर हम बात करें बेटा, तो प्रसव के बाद केवल 6 महीने तक ही, 6 मंथ तक ही ये प्रभावित रहता है। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो मदर के अंदर इनहिबिटरी पेप्टाइड या प्रोलैक्टिन का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कम समय के लिए है, प्रतिवर्ती है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसे इसमें। अगला देखिए बच्चों, रोध विधियां, बैरियर मेथड जिसको कह रहे हैं, तो बैरियर मेथड जो है अवरोधों की, अब इसमें होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। जो बैरियर मेथड है या रोध विधियां हैं, इसमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलने नहीं दिया जाता बच्चों। अब जब शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं, ठीक है, तो निषेचन होगा नहीं, और निषेचन नहीं होगा बेटा तो कंसीव होगा नहीं, और कंसीव नहीं होगा तो फिर उसको हम प्रेगनेंसी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो वही है, तो रोध विधियां कौन कौन सी जरा हम देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से जो है प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो अवरोधों की सहायता से डिंब का मतलब आप समझ गए, अंडाणु, ठीक है, और शुक्राणुओं को शारीरिक रूप से मिलने से रोका जाता है। ठीक है, दोनों मिल नहीं पाएंगे बेटा, जब फ्यूजी नहीं हो पाएंगे तो निषेचन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें, रोध विधियों में एक तो हम कंडोम की बात करते हैं, ठीक है, निरोध की बात करते हैं बच्चों, राइट, और दूसरा जो हमने लिखा है इसके अंदर डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट, ये तीनों ही। अब दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले निरोध या कॉन्डम के बारे में, तो पुरुष और महिला दोनों के लिए ये उपलब्ध होता है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए कॉन्डम अवेलेबल रहता है। बेटा अगला पॉइंट इसमें याद रखना है, इसके अंदर ये भी टेम्पररी है, ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेन पॉइंट पे देखिए इसमें क्या क्या समझना है इसमें। जैसे निरोध है वो किससे बना होता है और क्या इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। बेटा एक तो ध्यान रखना है कि पतली रबर और लेटेक्स से बना होगा। ठीक है, इसके अलावा संभोग से ठीक पहले इस्तेमाल में लिया जाता है, राइट बच्चों, चाहे मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल के थ्रू। वीर्य को महिलाओं के प्रजनन पथ में जाने से रोकता है। अगर हम मेल कॉन्डम के बारे में बात कर रहे हैं, मेल निरोध के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर वीर्य को महिला के प्रजनन पथ में जाने से रोक रहा है। ठीक है, और फीमेल के लिए आपको ध्यान रखना है फेमिडोम, सेम कंसेप्ट उसमें भी आपको बताना है कि जो है वीर्य जो है वो बॉडी के अंदर निषेचित नहीं होगा, जो है सेचन उसका नहीं होगा। ठीक है, निषेचन को रोकता है। अगर स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु अगर नहीं मिलते हैं बच्चों, आप सिंपली जानते ही हैं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बच्चों। अगला पॉइंट इसके अंदर देखो बच्चों, नेक्स्ट जो बेनिफिट्स इनके अंदर हम बताते हैं, बेनिफिट्स के अंदर क्या क्या है बेटा लाभ, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी से बचाते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे बचाएगा। जैसे बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज अगर हम बात करें, एचआईवी या एड्स के इन्फेक्शन से भी बचाता है। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एड्स, और जो किसके कारण होता है बेटा, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है, समझते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा ये किसको ब्लॉक करता है बेटा, ठीक है, ये जो है स्पर्म को, ये जो है वीर्य को किस में जाने से रोकेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाने से रोकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो फीमेल के लिए अपन ने यहाँ पर चार्ट में दे रखा है, ध्यान से देख लीजिए। फीमेल के केस में अगर निरोध के बारे में अगर हम बताएंगे तो उसको हम क्या वर्ड यूज में लेते हैं, फेमिडोम। क्या बताओगे, फेमिडोम। ठीक है, फीमेल कॉन्डम को किस नाम से हम जानते हैं, फेमिडोम के नाम से जानते हैं, और मेल के लिए हम कॉन्डम या निरोध टर्म यूज में लेते ही हैं बेटा। एफिशिएंसी देखें 98% है, और फीमेल के केस में अगर हम बात करें 95% है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखिए बच्चों नेक्स्ट। अब ये जो डायफ्राम है या फिर सर्वाइकल कैप है या वॉल्ट है बच्चों, ये ओनली फीमेल के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेल के लिए नहीं है, तो केवल महिलाओं के लिए या महिलाओं द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ती है और ये भी लघु अवधि वाली होती हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध है। किससे बना होगा, वही अपन को ध्यान रखना है, रबड़ से बना होता है। शुक्राणु नाशक इसके अंदर होता है, कंटेंट रहेगा बेटा, गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है। अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, डायग्राम अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये करता क्या है, पूरा का पूरा सर्विक्स रीजन जो है उसको कवर कर लेता है। भाई जो सीमेन है वो तो जाएगा नहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ये ध्यान रखना है। संभोग से पहले महिला प्रजनन पथ में लगाया जाता है,
एंड संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक लगाए रखना जरूरी होता है। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा के जरिए शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। ठीक है भाई, जो गर्भाशय ग्रीवा है, सर्विक्स रीजन है, वहां से स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेन तो बैरियर ही है बेटा, बैरियर में कुछ ज्यादा अपन को मेन तो कंसेप्ट याद ही हो गया है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो निषेचन होगा नहीं, पुनः उपयोग में ले सकते हैं। ये छोटे से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसका उपयोग वापस से किया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्डम है, ठीक है, इसका उपयोग वापस से नहीं होता है ना। ये रिवर्स डिस्पोजेबल है बेटा, है ना, मतलब इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डिस्पोज, याद रख लीजिएगा। और ये रीयूजेबल है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वोल्ट। डायफ्राम का है, सर्वाइकल कैप का है और वोल्ट का है। ठीक है, अब आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट इसमें, रासायनिक गर्भ निरोधक के प्रकार। रासायनिक गर्भ निरोधक कौन कौन से हैं बच्चों? अब रासायनिक गर्भ निरोधक में एक तो आपको हार्मोनल याद रख लेना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक तो अपन को हार्मोनल याद रख लेना है और दूसरा गैर हार्मोनल या फिर नॉन हार्मोनल कहते हैं बच्चों अपन, नॉन हार्मोनल, राइट। अब जो हार्मोनल होगा वो स्टेरॉयडल होगा और नॉन हार्मोनल जो है वो कैसा है? नॉन स्टेरॉयडल है। अब बेटा हार्मोनल में कौन कौन सी आ जाएंगी? गोलियां आ जाएंगी, है ना, पिल्स आ जाती हैं। दूसरा इंजेक्शन आ जाते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्शन ही बोलूँगा। अंतरोप आ जाएगा, इम्प्लांट्स आ जाएंगे बच्चों। तीसरा टॉपिक हमें ये देखना है, और नॉर प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हमें ये देखना है बच्चों। फिर हम नॉन स्टेरॉयडल में देखेंगे बच्चों अगला टॉपिक। तो हार्मोनल रासायनिक गर्भ निरोधक क्या है बेटा? अब हार्मोनल आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। जो मेडिसिन बनती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां बनती है बच्चों, उसमें ध्यान रखना है 2 तरह की बनती हैं, 2 तरह की मेडिसिन आएंगी, पिल्स आती हैं। ठीक है, एक तो बच्चों वो ध्यान रखना है जो ओनली प्रोजेस्टेरोन से बनी होती हैं। जो ओनली प्रोजेस्टेरोन से बनी होंगी उसको हम बोलेंगे मिनी पिल्स। ठीक है, और दूसरा जो हमें ध्यान रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से जो बनेंगी वो कंबाइंड पिल्स होती हैं। ठीक है, तो 2 तरह की बच्चों मैंने बताई आपको, एक तो मिनी पिल्स और दूसरा कॉम्बिनेशन पिल्स। तो यहाँ पर वही है जो स्मॉल डोज जो है, इसके अंदर हमें छोटी खुराक के अंदर क्या बताना है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो केवल प्रोजेस्टेरोन से बनी होती हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो दोनों के संयोजन से बनी होती हैं। तो कॉम्बिनेशन पिल्स कौन सी होंगी? जिसमें दोनों ही होंगे। ओनली एस्ट्रोजन पिल्स नहीं बनेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा, केवल एस्ट्रोजन पिल्स नहीं बनती हैं, ये गोलियां नहीं बनती है बच्चों। रीजन क्या है? ठीक है, अभी आपको कंसेप्ट में समझाता हूं। देखो बच्चों, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो सर्वाइकल म्यूकस लेयर है, ठीक है, म्यूकस लेयर आप जानते ही हैं, श्लेष्मा परत, सर्वाइकल मतलब ग्रीवा वाला भाग, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा वाला भाग जो है, उसके अंदर म्यूकस परत जो है, उसको थिन और स्लिपरी बनाने का काम जो है वो एस्ट्रोजन का है। जबकि प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस लेयर को थिक और ड्राई बनाता है, और थिक और ड्राई बनाने से होगा क्या, स्पर्म की एंट्री जो है वो रुक जाती है। अगर सर्वाइकल म्यूकस लेयर गाढ़ी होंगी बेटा, ठीक है, शुष्क होंगी, राइट, तो स्पर्म का मूवमेंट कम होगा, है ना। तो स्पर्म अगर मूवमेंट कम होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस या निषेचन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए प्रोजेस्टेरोन का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना ही है। पिल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन तो होगा ही सही, हाँ, नेचुरल प्रोजेस्टेरोन ना होकर के सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, जिसको अलग अलग नाम से अपन बोल सकते हैं, प्रोजेस्टाजन बोल सकते हैं, प्रोजेस्टासर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन एनालॉग्स होते हैं वो सारे। चलिए देखते हैं इसमें, तो केवल प्रोजेस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पिल्स हो सकती हैं। महिलाओं को दिया जाने वाला प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन पिल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, दवाइयाँ कैसे काम करती हैं भाई, ये क्या करेंगी, बॉडी में जाएंगी ना, तो हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है ना, उस पर काम करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे अपन अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं बच्चों। तो रक्त प्रवाह में हार्मोन स्त्रावित होता रहता है और अंतःस्रावी तंत्र पर कार्य करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रोजेस्ट्रोजन अंडोत्सर्ग और अंतरोप को रोकता है। ध्यान से सुन लीजिए भाई, प्रोजेस्ट्रोजन का काम क्या है, जो ओव्यूलेशन है, अंडोत्सर्ग, उसको भी रोकेगा, अंतरोप को, इम्प्लांटेशन को भी रोक रहा है। ठीक है, इस प्रकार गर्भावस्था को रोकता है, मतलब गर्भधारण नहीं होने देता है, प्रेगनेंसी नहीं होने देता है। हार्मोनल रासायनिक गर्भ निरोधक में आगे पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन घटक का काम क्या है, तो जरा ये भी याद कर लीजिएगा, एस्ट्रोजन का और कार्य क्या है, मासिक धर्म के रक्तस्राव को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ब्लड का सिक्रेशन है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल करने का काम इसका है। गर्भाशय के वातावरण में परिवर्तन अर्थात अंतरोपण को रोकता है। ठीक है, तो अंतरोपण को रोकने का कार्य है, ये ध्यान रख लीजिएगा। गर्भाशय में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा परत मोटी हो जाती है। बेटा मैंने आपको बताया था, जो थिकनेस है वो किसके कारण है, वो प्रोजेस्टेरोन के कारण है या प्रोजेस्ट्रोजन के कारण है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थिन और स्लिपरी जो है बनाएगा, वो कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन बनाता है।
ठीक है, पतली और जो है चिपचिपी बनाएगा, ठीक है, वो कौन बनाएगा, एस्ट्रोजन बनाता है। साइड इफेक्ट कम हो इसलिए एस्ट्रोजन का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है देखो किस तरह से ये डायग्राम में क्या शो करना चाह रहा है भाई, हाइपोथैलेमस हम जानते हैं, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, तो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कहाँ जाते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाते हैं बेटा, पीयूष ग्रंथि पे, और वहाँ से जो है गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन जो है उनके सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कहाँ पर जाके काम कर सके, गोनाड्स पे। अब अगर हम बात कर रहे हैं फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में हम ओवरी की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वहाँ पर जाएंगे और फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई प्रोजेस्ट्रोजन जो है या प्रोजेस्टेरोन आपने सुना होगा बेटा, आपको पता भी है, जब अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद जो है वो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, परिपक्व ग्राफिन पुटक जो है उसका बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ही किसका सिक्रेशन करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम ही किसका सिक्रेशन करता है बताइए, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा, और कम मात्रा में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और कुछ मात्रा में इनहिबिन का सिक्रेशन भी करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बता रखा है और थोड़ा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर गर्भाशय म्यूकस लेयर को थिक बताया जा रहा है, ड्राई बताया जा रहा है प्रोजेस्टेरोन के कारण, है ना, और जिसके कारण स्पर्म की एंट्री जो है वो होगी भी तो स्पर्म उतना मूवमेंट नहीं होगा बेटा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट है पिल्स की बात करें, ठीक है, गोलियों की बात करें, कॉन्ट्रासेप्टिव में ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था 2 तरह की होती हैं, मिनी पिल्स और कॉम्बिनेशन पिल्स, ठीक है। अब प्रोजेस्ट्रोजन की छोटी खुराक या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन के संयोजन का मुख्य द्वारा उपयोग बेटा दोनों तरह की होती हैं, ओनली प्रोजेस्ट्रोन से भी बनी हो सकती हैं पिल्स, और दूसरा हम बता रहे हैं प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन के संयोजन से भी बनी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हो गया हमारा पिल्स का, और पिल्स में भी देखो 2-3 तरह की पिल्स आती हैं, एक डेली पिल्स आती हैं, एक वीकली पिल्स आती हैं, एक मंथली पिल्स आती हैं बच्चों। तो डेली पिल्स जो है वो माला डी है, माला एल है, ये सारे पॉइंट्स इसमें मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन आप पढ़ते हैं आपको याद है बच्चों, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो वो क्या है, स्टीरोइडल पिल्स होते हैं जिनके साइड इफेक्ट कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं, किसके कंपेयर में, जो अपन ने सहेली अभी इसमें पढ़ा था, ठीक है, सेंटक्रोमन के नाम से भी जिसको जानते हैं, जो कि कहाँ पर बनाई गई थी बच्चों, CDRA लखनऊ में बनाई गई थी, ठीक है। बहुत ही कम या लीस्ट साइड इफेक्ट है उसका, सबसे कम साइड इफेक्ट है, वंस अ वीक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, गर्भ निरोधक गोली है, जो आपको ध्यान रख लेना है। देखो बच्चों आगे है इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेडिसिन जो है इसमें अगर देखें हम, एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डेली पिल्स के बारे में। डेली पिल्स कब से स्टार्ट की जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आतरु चक्र है उसके 5वें दिन से स्टार्ट होकर के कुल 21 दिन तक ली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद उसको लेना बंद कर देते हैं, जैसे ही लेना बंद करेंगे तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रख लेना है। वीकली पिल्स में कुछ कंफ्यूजन होता ही नहीं है, वीकली पिल्स वंस अ वीक पिल्स है, साप्ताहिक पिल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपने सहेली याद कर ही लिया है, और मंथली पिल्स में क्वेश्चंस आता ही नहीं है, क्विनेस्ट्रोल उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। अब इंजेक्शन के अंदर देखें बच्चों, इसका इंजेक्शन भी होता है हार्मोन का, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को कंसीव नहीं करना है 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो उसके इंजेक्शन आते हैं। किसके इंजेक्शन आएंगे, वही हार्मोन के इंजेक्शन आते हैं, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन के इंजेक्शन आते हैं, है ना। 3 मंथ का भी आता है, 1 मंथ का भी आता है, राइट बच्चों। एफिशिएंसी 94 से 99% तक इसकी होती है, राइट बच्चों। आगे है इम्प्लांट्स, समझ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्प्लांट्स, ठीक है। अब इम्प्लांट से अंतरोप जिसको कहते हैं बेटा, प्लास्टिक या अन्य निष्क्रिय पदार्थ की माचिस के आकार की छड़ जिसमें लेवनोर्गेस्ट्रोल LNG20 नामक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का एक रूप होता है। समझिए इसको क्या करते हैं। अब जैसे कैप्सूल होती है, छोटी सी माचिस की तिल्ली होती है, ठीक है। अब इसके अंदर किसको फिल किया जाएगा, LNG20 को, LNG20 बेटा ये हार्मोन ही तो है, क्या नाम है इसका, लेवनोर्गेस्ट्रल। तो लेवनोर्गेस्ट्रल जो है उसके अंदर है क्या, प्रोजेस्ट्रोजन ही है, प्रोजेस्टासर्टी है, उसको फिल कर दिया जाता है। और फिर इस स्टिक को कहाँ पर बेटा डाल दिया जाता है, इस स्टिक को कहाँ पर, सबडर्मली हम बता रहे हैं, सबडर्मली का मतलब है त्वचा के अंदर, ठीक है, या त्वचा के नीचे, ठीक है। तो वहां पर इसको प्लेस कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, इज प्लेस्ड अंडरनीथ द स्किन ऑफ आर्म, जैसे यहाँ पर शो कर रखा है आर्म्स की इस जगह, ताकि डैमेज होने के चांसेस कम हो बच्चों। लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू इसको इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा, हार्मोन तो है ही सही, कौन सा हार्मोन, LNG20, ये क्वेश्चन में आता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह की होती हैं बच्चों, ठीक है, जो है इम्प्लांट है और नॉर प्लांट है, राइट। एक 5 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है और एक जो है 3 ईयर्स के लिए इफेक्टिव होता है। और इसका उपयोग खुद से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स कोहनी के ऊपर आंतरिक बाह की त्वचा के नीचे प्लास्टिक की छड़ प्रत्यारोपण डालते हैं, ये खुद से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर या नर्स की सहायता से ही जो है इम्प्लांट्स किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद है, देखिए अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है IUD। IUD किसको कहते हैं,
इंट्रायूट्राइन डिवाइस को। तो अंतर्गर्भाशय उपकरण या आईयूडी जो है इसका इस्तेमाल भी जो है खुद नहीं किया जाएगा, ठीक है। फीमेल की बॉडी में यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो है इसको अंतरोपित किया जाता है, अंतर्गर्भाशय युक्ति है एक तरह की, और डॉक्टर या नर्स की सहायता से ही बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो पॉइंट है इसमें देखिए, गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में रखे जाने वाले छोटे जन नियंत्रण उपकरण है और लंबे समय तक काम करने वाला प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक है, मतलब लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आईयूडी किस कंसेप्ट पे काम करती हैं, तो उससे पहले अपन इसका टाइप देख लें, फिर कंसेप्ट अपन बता देंगे। हाँ, एक पॉइंट जरूर याद रख लीजिएगा, आईयूडी का एक कॉमन पॉइंट है बेटा कि ये किस तरह से इफेक्टिव है, प्रभावित किस तरह से, कैसे कार्य कर रही है, तो ये इम्प्लांटेशन को रोकती है बेटा, ठीक है। इम्प्लांटेशन आप समझ ही गए होंगे, अंतरोपण को रोकती है। और फेगोसाइटिस, देखो क्या है, फेगोसाइटोसिस भी है, स्पर्म को भक्षण करना और गर्भाशय को जो है होस्टाइल बनाना। होस्टाइल का मतलब यही होता है बच्चों कि स्पर्म उसके अंदर चिपक जाए, आगे ना बढ़े, ठीक है, उसको फेगोसाइटाइज कर ले। चलिए अब धीरे धीरे एक एक करके पढ़ लेते हैं। आईयूडी में औषधि रहित आईयूडी भी है, औषधि रहित आईयूडी जिसको अपन नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहते हैं बेटा, ठीक है। बायोलॉजिकल इनर्ट भी नाम इसका है, बायोलॉजिकल इनर्ट, बायोलॉजिकल इनर्ट, ठीक है बच्चों। अब दूसरा इसके अंदर याद रखना है तांबा मोचक आईयूडी, इंग्लिश में इसको कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है बच्चों, पढ़ाई अपन ने। और इसके अलावा हार्मोनल आईयूडी है, हार्मोनल आईयूडी में मैंने आपको बताया था LNG-20 का इस्तेमाल किया जाता है, लेवनोरगेस्ट्रॉल इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो तीनों एक एक करके देख लेते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा देखना नहीं है बेटा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील का बना होगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट का बना होगा और बायोलॉजिकली इनर्ट भी इसको कहते हैं। दूसरा तांबा मोचक आईयूडी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी अगर एक बार आप देखेंगे, देखिए आगे, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है बेटा, टी शेप में अपन बोल रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल है कॉपर टी, राइट, दूसरा एग्जांपल कॉपर 7 है, तीसरा है मल्टीलोड 375। ये सारे के सारे कॉपर मोचक जो है आईयूडीज हैं, मतलब जब इसका उपयोग किया जाता है गर्भाशय के अंदर, इसको इंसर्ट किया जाता है बच्चों, ठीक है, डॉक्टर की हेल्प से, तो उसमें कॉपर आयन धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। और ये कॉपर आयन करता क्या है, ये कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। जो स्पर्म की मोटिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, जो उसकी स्पीड है, गति है, ठीक है, उसको कम कर देता है। तो शुक्राणु की गतिशीलता जो है उसको कम कर देता है, सबसे पहला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कॉपर आयन जो मुक्त हो रहा है ये क्या करेगा, पहला काम आपको ध्यान रखना है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है बेटा, शुक्राणु को मारता है, किल कर देता है, फेगोसाइटाइज करने का काम भी है, ठीक है, भक्षण करने का काम भी है। भ्रूण के अंतरोपण को बाधित करता है, अंतरोपण आप समझ गए, ठीक है, क्या नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। अगर जायगोट बन भी गया तो उसको चिपकने नहीं देगा, एनवायरमेंट वैसा देगा ही नहीं है, बनने ही नहीं देगा जैसा एनवायरमेंट इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए, भ्रूण के विकास के लिए चाहिए, ठीक है। कैसे उपयोग करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया सही, खुद से उपयोग नहीं करेंगे, डॉक्टर या नर्स की सहायता से ही हो सकता है। एक डॉक्टर या एक प्रशिक्षित नर्स गर्भाशय में आईयूडी जो है सेट करती हैं, लगाती हैं। प्लास्टिक की भुजाएं आईयूडी को गर्भाशय की परत की तहों के बीच बैठने में मदद करती है, ठीक है। आप तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बस वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। भाई क्या कमी है इसकी, तो गर्भाशय से निष्कासन, गर्भाशय की दीवारों में क्षति, पेल्विक सूजन, ऐठन, भारी मासिक धर्म, ये सब साइड इफेक्ट है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या क्या साइड इफेक्ट है जरा देखिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, जो यूट्रस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सिस्ट वगैरह बन सकती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। गर्भाशय की दीवार में जो है क्षति हो सकती है, डैमेज हो सकता है। पेल्विक सूजन, ठीक है, जो श्रोणी क्षेत्र है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, पेन हो सकता है। और मासिक धर्म जो है, भारी मासिक धर्म मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं इसके अंदर जो अपन को ध्यान रखना है। हार्मोनल आईयूडी मैंने आपको बता ही दिया बेटा, हार्मोनल आईयूडी में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, LNG-20 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेवनोरगेस्ट्रॉल नामक प्रोजेस्टिन मुक्त करता है। क्या करता है मैंने अभी आपको बताया, जो ग्रीवा की श्लेष्मा परत है उसको ड्राई कर देगा और थिक बनाता है, जिससे कि शुक्राणु की गतिशीलता क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ग्रीवा श्लेष्मा को गाढ़ा करेगा, शुक्राणु के प्रवेश को रोकेगा, साथ ही साथ अंडोत्सर्ग को भी रोकता है, ठीक है। ओव्यूलेशन भी नहीं होने देगा, अंडोत्सर्ग भी रोकता है। और बेटा ये जो है ना, ये लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है, लगभग 5 समय तक चलता है, जरूरी नहीं है कि 5 ईयर्स तक ही चलेगा। अलग अलग जो है कैटेगरी की आईयूडीज होती हैं, ठीक है, हार्मोनल आईयूडीज भी हम बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं बच्चों, एक डॉक्टर या एक प्रशिक्षित नर्स गर्भाशय में आईयूडी लगाती हैं। टी आर्म गर्भाशय की तहों के बीच में स्थित होती हैं। इफेक्टिव कितनी है, दक्षता कितनी है, 99% है। इसमें क्या है बेटा साइड इफेक्ट, देखिए इसका साइड इफेक्ट सिर दर्द है, हेडेक है, मतली है, वजन बढ़ना है, डिम्ब ग्रंथि पुटी है, सिस्ट बन जाएगी इसमें भी,
हार्मोनल में भी सिस्ट बन सकती है। एक तरह से ये बेटा कॉमन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी अंतर्गर्भाशय युक्तियां हैं, ठीक है, उनमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, राइट। तो सिरदर्द हो सकता है, मतली हो सकता है, वजन बढ़ सकता है अचानक से, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाती है तो उस समय भी वजन काफी तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है पुरुष नसबंदी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जिसको हम वासेक्टॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वासेक्टॉमी में होता क्या है भाई, पुरुष नसबंदी में होता क्या है, जो शुक्राणु का मार्ग है उसको बाधित कर दिया जाता है ना। शुक्राणु के मार्ग को क्या कर देंगे, बाधित। बेटा ये जो मेथड आती है वो सर्जिकल मेथड में आती है। किस में आती है ये, सर्जिकल मेथड में आती है, सर्जिकल मेथड, शल्य क्रिया मेथड में आते हैं। तो शल्य क्रिया विधि जो है, शल्य क्रिया विधि में ये सब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो उसमें से एक तो हो गया पुरुष नसबंदी वाला टॉपिक, ठीक है। तो पुरुष नसबंदी में करेंगे क्या, जो शुक्राणु का मार्ग है उसको रोक देते हैं, बाधित कर देते हैं। कैसे मार्ग बाधित करेंगे, जो बेटा टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस के ऊपर हम जानते ही हैं वॉस डिफरेंस होती है, एपिडाइडमिस से निकलने वाली वॉस डिफरेंस, ठीक है। और इस वॉस डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है दोनों साइड से और टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि स्पर्म जो है उसका ट्रैक्ट क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए दोनों तरफ से। ये वॉस डिफरेंस है बेटा। वॉस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक। तो शुक्रवाहक जो है उसको कट करके टाइट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि शुक्राणु का मार्ग क्या हो जाए, रुक जाए, ठीक है, दोनों साइड में। तो इसको बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन विधि, राइट। इंग्लिश में बोलते हैं वासेक्टॉमी। शुक्रवाहक शल्य क्रिया से निकालना, मतलब उसको कट करके टाइट कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, 99% इफेक्टिव होती है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, ये जो सर्जिकल मेथड है इसके अंदर हम बताते हैं ये पुअरली रिवर्सिबल है। एक स्टेटमेंट याद रख लेना बेटा, पुअरली रिवर्सिबल, कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं बोलना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट महिला नसबंदी भी हम बताते हैं, ठीक है। महिला में क्या किया जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब है, निषेचन नलिका है, जिसमें से होते हुए अंडाणु जो है वो प्रवाहित होती है बेटा, उसका मार्ग है उसको पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया जाएगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो महिला नसबंदी में जो है हम बताते हैं जो अंडाणुओं का मार्ग है उसको क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से ब्लॉक कर देते हैं। इसको ट्यूबल लिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं हम बच्चों, सबको मालूम ही है, ठीक है। ये गर्भाशय हमने अगर मान लीजिए गर्भाशय बनाया है, यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब है और फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है दोनों साइड के बच्चों। ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, निषेचन नलिका, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जो ओवरी है, अंडाशय है बेटा, तो अंडाशय से जो अंडाणु यहाँ आएगा तो वो अंडाणु आगे नहीं जा पाएगा, एम्पुला वाले रीजन में नहीं जा पाएगा, है ना। तो जा ही नहीं पाएगा तो मार्ग ब्लॉक हो गया, तो निषेचन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, डिंब वाहिनी को कट करके टाइट कर दिया जाता है दोनों साइड के बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद है गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। बेटा इसको शॉर्ट में अपन MTP कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो गर्भावस्था की स्वैच्छिक समाप्ति बेटा ये वॉलंटरी प्रोसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन, वॉलंटरी होता है इनवॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है अनैच्छिक होता है, स्वेच्छा से होता है या किसी के दबाव में होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये स्वेच्छा से होगा जब भी होगा, ठीक है। इसको इनवॉलंटरी नहीं बोलना, अनैच्छिक नहीं बोलना। जिसे प्रेरित गर्भपात भी कहा जाता है, इसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। और जो MTP है वो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने कब लीगलाइज की थी इसको भारत के अंदर, 1971 में। अच्छा, MTP कब कब पॉसिबल है, ठीक है, ये जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। MTP किस किस कंडीशन में करवा सकते हैं। तो MTP एक तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर बच्चों कि कोई यूजेनिक ग्राउंड हो, जैसे कि किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, है ना, अगर उसके अंदर फीटस के अंदर ही डिटेक्ट किया गया है तो MTP पॉसिबल है। किसी क्राइम केसेस में, रेप केसेस में अगर कंसीव हो गया है तो भी MTP पॉसिबल है, ये ध्यान रखना है बच्चों। या बच्चे को कोई ऐसा बड़ी एबनॉर्मलिटी है जो आगे उसकी सर्वाइवल नहीं है तो MTP संभव है। तो कुछ केसेस जो हैं उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट जो है परमिशन देती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, जैसा कि मैंने आपको बच्चों बताया है, ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी कपल ने जो है अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया था लेकिन वो फेल हो गया तो उस केस में भी MTP पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। या फिर चाइल्ड गैप बहुत ही कम है, ठीक है, उस केस में भी MTP पॉसिबल है। तो ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी हैं। तो भारत सरकार द्वारा 1971 में इसे वैध बनाया गया था और साथ ही इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध भी लगाए गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। MTP अभी भी कई देशों में बहस का विषय है क्योंकि इसमें कई सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और धार्मिक मुद्दे शामिल है, ठीक है। कई देशों में इसको नहीं करवाते हैं, किसी भी कंडीशन में हो गया तो होने ही देना,
तो वो बेटा बहस का विषय है, वो अपन इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला पॉइंट याद रख लीजिएगा, ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। कब इंडिया में लीगलाइज हुई थी, स्वैच्छिक है ना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, ये क्वेश्चन याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया भर में हर साल लगभग कितनी एमटीपी होती है, पूरे विश्व भर में हम बात कर रहे हैं 25 से 50 मिलियन एमटीपी किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम बच्चों, ठीक है। तो 45 टू 50 मिलियन एमटीपी की जाती हैं, जो कि पूरी प्रेगनेंसी, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी का, है ना, तो पूरे साल में एनुअली जितनी मदर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होंगी, उसका 1/5वां हिस्सा है बेटा, 1/5 हिस्सा है, जो एक साल में होने वाली कुल गर्भधारण की संख्या का 1/5वां हिस्सा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट वाला पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, जो एमटीपी है वो रिलेटिवली कब तक सेफ है और कब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ट्राइमेस्टर आप जानते ही हैं, है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या प्रथम तिमाही, जो बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें या प्रथम तिमाही की बात करें, तो प्रथम तिमाही में एमटीपी रिलेटिवली सेफ मानी जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एमटीपी पॉसिबल है, याद रख लीजिएगा। एमटीपी रिलेटिवली क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, मतलब इसमें मदर को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, जान का खतरा नहीं होता है। वही अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें बच्चों, द्वितीय तिमाही की बात करें, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें बच्चों, ठीक है, तो उसमें एमटीपी जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, हो तो जाता है लेकिन रिस्की है। रिस्की का मतलब समझ गए, घातक है, ठीक है, मतलब मदर को जान का खतरा हो सकता है, ठीक है। लगभग 6 मंथ की बात कर रहे हैं हम, 4th to 6 मंथ। वही अगर थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं बच्चों, लास्ट तिमाही की बात करें, ट्राइमेस्टर, ठीक है, अंतिम तिमाही की बात करते हैं या तृतीय, तो वो जो है पॉसिबल नहीं है, एमटीपी नहीं हो सकती, डॉक्टर पूरा मना ही कर देते हैं कि नहीं हो सकता। और यूजुअली इसमें क्या है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, इसके अंदर जो है किसी एक ही डॉक्टर की आवश्यकता होती है, एक डॉक्टर से काम चल जाता है, ठीक है। काम चलने का मतलब ये है कि यस वो परमिशन दे सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए ड्यूरेशन आगे ज़्यादा हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 महीने से ऊपर हो गया और 6 महीने में उसके वहाँ तक हो गया, तो फिर कम से कम 2 प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, 2 रजिस्टर्स प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होंगी, तो इसीलिए ये खाली छोड़ा होता है, इसमें बेटा मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, यौन रूप से संचारित संक्रमण कौन किसको कहते हैं और कौन कौन से हैं। तो ये वो रोग हैं जो यौन संबंध के माध्यम से या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। बेटा आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो या तो यौन संबंध के माध्यम से फैलेंगे, या फिर जो शरीर का द्रव है अगर वो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसका रक्त जो है स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ गया, तो उससे भी ये रोग फैल सकते हैं, ठीक है। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, देखो बच्चों, जो यौन रूप से संचरित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, STI, इसको आप STD भी कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कह सकते हैं, STDs, ठीक है। इसको वेनेरियल डिजीज भी कह सकते हैं, वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, VD कहते हैं बेटा इसको। प्रजनन पथ संक्रमण, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, इन सब नाम से जाना जाता है। इसके दूसरे नाम से क्वेश्चंस आते हैं, जो एक और मैं आपको बता देता हूं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, PID, जो श्रोणी क्षेत्र में क्या होता है बेटा, प्रदाह उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग होंगी, तो उसको PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन सब नाम से अपन जान सकते हैं STI को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को। अब देखो कौन कौन इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, STDs की रोकथाम के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, उससे बचना चाहिए, मैथुन के समय निरोध का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये जो रोग है वो ना फैले, घातक बीमारियां ना फैले, एड्स जैसा संक्रमण ना हो, रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर से संपर्क तुरंत करना चाहिए, ठीक है। निजर्मीकृत इंजेक्शन या निडल का उपयोग करना चाहिए, अगर कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है बेटा। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जिससे कि STD से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है यौन संचरित संक्रमण की जटिलताएं, मतलब अगर मान लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों, तो फिर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो श्रोणी क्षेत्र प्रदाह रोग हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है,
ठीक है, पहला ये याद रख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आते हैं। बंधिता हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाइल्ड नहीं बनेगा, कपल्स जो है उस कपल को बेबी नहीं हो सकता है गैमेटोजेनेसिस इनहिबिट हो जाए। गर्भपात के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, एबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो। मृत प्रसव हो सकता है, ठीक है, जिसको स्टिल बर्थ भी कहते हैं। मृत प्रसव मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद या बीच में भी जो है वो गर्भपात हो जाए, ठीक है, और बेबी हो तो वो उसकी डेथ हो जाती है। एक्टोपिक गर्भधारण हो सकता है बेटा। एक्टोपिक गर्भधारण का मतलब ध्यान से समझ लीजिए। एक्टोपिक गर्भधारण का मतलब ये है कि अगर जो युग्मनज बनता है या भ्रूण जो है, अगर उसका अंतःरोपण गर्भाशय में ना होकर के कहीं और हो जाए, कहीं और का मतलब है जैसे निषेचन नलिका में वो चिपक जाए जाकर के, दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखना है, ये जो कंसेप्टस है या जो भ्रूण है या ब्लास्टोसिस्ट है, तो जो भी अपन स्टेज बोल रहे हैं डेवलपमेंट की, उसका यूट्रस में गर्भाशय में ना चिपक करके कहीं और चिपक जाना, गर्भाशय के अलावा जैसे निषेचन नलिका है उसमें चिपक जाना, वो क्या कहलाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। तो बच्चों ये इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें भी क्या होगा भाई, एमटीपी करानी पड़ती है, डॉक्टर के थ्रू जो है इसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि भ्रूण के विकास के लिए इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है नहीं और वो इन्वायरमेंट इसको यहाँ पर मिलेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, ठीक है, जो कैंसर भी कॉज करते हैं, ठीक है। वेजाइनल कैंसर जैसे है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो वेजाइनल कैंसर भी कॉज करता है बेटा अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो। नेक्स्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन कौन से जरा देखिए। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा इंग्लिश है, इंग्लिश कुछ नहीं है बेटा, सारे हिंदी टर्म ही है, राइट, इजीली समझ में आ जाता है। पैथोजन का नाम वही पढ़ोगे आप, क्लियर। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे गोनोरिया है, ठीक है, गोनोरिया, तो गोनोरिया नाम सबने सुना है, किससे फैलता है ये, नीसेरिया गोनोरी, नाम याद करना ही पड़ेगा। जो रोग कारक है, पैथोजन है, कॉजेटिव एजेंट है, ये रोग जनक है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, रोग कारक, किससे ये रोग फैल रहा है। वही सिफिलिस है, सिफिलिस भी आप जानते ही हैं, सुना है नाम सभी बच्चों ने, किससे फैलता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, नाम याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें सिंपली यही नाम आएगा बेटा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। जेनेटल हर्पीज, तो जेनेटल हर्पीज जो है ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस टाइप सेकंड, HSV सेकंड शॉर्ट में याद रखना, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस सेकंड। अच्छा, इन सब शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इसको इस फॉर्म में ही याद करने की, इजीली याद भी हो जाएगा और मैच द कॉलम के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। जेनेटल वर्ड्स की बात करें तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलेगा। ट्राइकोमोनियोसिस की बात करते हैं बच्चों तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से फैलता है, पैथोजन याद करना है, ठीक है। क्लेमाइडिया जो है किससे फैलेगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से फैलता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम सबको अच्छे से याद है, एड्स किससे फैलता है, HIV से फैलता है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इधर तो हमने सारे नेम क्या दिए हैं, STD के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के। इधर सारे नेम कौन से अपन ने बताए बच्चों, इसमें हमने बताया कि किससे ये रोग फैलता है, उसका पैथोजन कौन सा है, रोग कारक कौन सा है। अब बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा बांझपन, ठीक है। तो बांझपन किसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बेटा, डेफिनेशन भी ध्यान से सुनिएगा, यह असुरक्षित यौन संबंध के 2 साल बाद भी, यह की जगह यदि याद रखना, ठीक है, यदि असुरक्षित यौन संबंध के 2 साल बाद भी गर्भधारण या बच्चे पैदा करने में असमर्थता होती है, ठीक है, मतलब चाइल्ड नहीं हो रहा है ना, बिना कोई बैरियर मेथड की या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव या गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किया ही नहीं है, ठीक है, और लगातार जो है यौन संबंध लगातार 2 साल से ज़्यादा हो जाए, है ना, तो उसके बाद भी अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चाइल्ड नहीं मिल पा रहा है कपल को, तो वो बांझपन को इंडिकेट करने लगता है, ठीक है। तो यह समस्या पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, ये दोनों में किसी को भी हो सकती है। तो इस केस में कपल को, इस केस में जो है हस्बैंड और वाइफ को डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए और उनसे प्रॉपर जो है कंसल्ट करके सजेशन लेना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कारण है बच्चों बांझपन के, देखो बेटा, शारीरिक कारण हो सकता है, बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, जन्मजात हो सकता है, बाय बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम्स है, मानसिक, है ना, कुछ स्ट्रेस वगैरह हम बताते हैं, है ना, मेंटल कोई प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट करती हैं इसको। ड्रग्स, कोई अगर ड्रग्स एडिक्ट ज़्यादा है, ठीक है, कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, या अदर कोई ड्रग्स का एडिक्शन हो चुका है। प्रतिरक्षात्मक, इम्यूनो, मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम का भी रोल है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या उसके अंदर इम्यूनिटी सेल्स जो है वो क्या करती हैं बच्चों, खुद की सेल्स के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाकर उसको किल करने लगती हैं। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि स्पर्म या ओवम को किल कर दिया जाए, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स ऐसे बन जाए, ठीक है। तो प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है और रोग के कारण भी हो सकता है, कोई डिजीज है तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला है बच्चों सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां। देखो टॉपिक नेक्स्ट है जिसको अपन शॉर्ट में आर्ट कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक आर्ट। मैंने आपको बताया अगर किसी को बांझपन है, कपल्स को अगर चाइल्ड नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की हेल्प से जो है वो चाइल्ड या बेबी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन मेथड को वो डॉक्टर फॉलो करने के लिए बोल सकता है। लेकिन वो कब? जब पूरी फिजिकल जांच हो जाए, मेल और फीमेल दोनों की, दोनों जो हस्बैंड वाइफ की जो भी बॉडी की चेकअप है वो अच्छे से हो जाए, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सजेस्ट करते हैं। जरा देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर। तो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियां जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक कह रहे हैं, बांझपन के इलाज के उद्देश्य से चिकित्सा प्रक्रियाओं का एक सेट है। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर किसी को बांझपन है तो ये मेथड फॉलो करके वो बेबी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब दो मेथड इसके अंदर आते हैं बेटा, सहायक प्रजनन तकनीकों के प्रकार। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो पात्र निषेचन है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान से देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको आप हिंदी में समझ रहे हैं पात्रे निषेचन। पात्र निषेचन में होता क्या है? निषेचन जो है वो शरीर के बाहर प्रयोगशाला में होगा बेटा, लैब के अंदर क्या करवाया जाएगा। ठीक है, निषेचन कहां पर होगा बेटा? निषेचन शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। अब ध्यान से देखो, अगर शरीर के बाहर हो रहा है, प्रयोगशाला में हो रहा है, हो गया ना टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नाम सुना होगा आप लोगों ने कि सर टेस्ट ट्यूब बेबी तो प्रोग्राम हमने सुना है। तो टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है भाई? जाइगोट जो बनाया जाएगा, युग्मनज बनाया जाएगा, वो शरीर में नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी डिफेक्ट के कारण मेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फीमेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अब उस केस में देखो कौन कौन से, इसके अंदर भी कौन कौन से मेथड है बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन में 3 मेथड आपको याद रखना है। एक याद रखना है ZIFT, दूसरा याद रखना है IUT और तीसरा बेटा ICSI। जरा नाम पूरा समझ लीजिए। ZIFT किसको बोलेंगे? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या है? जो युग्मनज है उसको निषेचन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, दूसरा है IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अंतः गर्भाशय स्थानांतरण जिसको बोलते हैं। तो गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा जो भी भ्रूण है उसको बेटा। अब निषेचन नलिका में नहीं है, नाम से पता पड़ रहा है। तीसरा हम बताते हैं ICSI। ICSI का पूरा नाम क्या है बेटा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब इसमें क्या किया जाता है? जो सेकेंडरी ओसाइट है, द्वितीयक ओसाइट है, ठीक है, उसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली माइक्रोनीडल्स की हेल्प से एंटर करवा दिया जाता है, जो स्पर्म का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, जिससे कि क्या होगा? युग्मनज बन जाए बेटा, और फिर उसको ये दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो एक एक करके अपन देख लेते हैं इसमें। ठीक है, फिर इसकी बारी आएगी जीवी निषेचन की। तो जीवी निषेचन को तो अपन इन विवो कहते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, ध्यान से दोनों में अंतर समझ लेना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। भाई इन विट्रो में तो निषेचन कहाँ हो रहा है? शरीर से बाहर प्रयोगशाला में हो रहा है। और इन विवो में निषेचन कहाँ होगा? शरीर में होगा, शरीर में निषेचन होता है। राइट बच्चों, ध्यान रखना, शरीर के अंदर निषेचन होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहला है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो बेटा क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, ये गर्भाशय है और ये निषेचन नलिका है। तो इस निषेचन नलिका के अंदर, भाई ये तो यूट्रस है, यू से यूट्रस समझ आइएगा, और FT का मतलब है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों? जैसे जाइगोट बन गया, अब जाइगोट कौन सी सेल स्टेज में, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो इसके अंदर जो पॉइंट्स आपसे पूछा जाएगा कि जाइगोट कितनी सेल स्टेज में जो है युग्मनज का स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, निषेचन नलिका में कितनी सेल स्टेज बनती हैं, है ना। तो 8 to 16 सेल स्टेज। तो 8 से 16 कोशिका की अवस्था में 8 to 16 सेल्स, समझ गए? जो युग्मनज है या भ्रूण भी कह सकते हैं। तो 8 to 16 सेल स्टेज को बच्चों, इसको किस में स्थानांतरित कर दिया जाता है? बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो इसी का नाम क्या बोलेंगे? ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आप सेल स्टेज जरूर याद रखिए, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। वही अगर IUT की बात करेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, तो बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, तो 16 से 32 कोशिका की अवस्था। अब 16 से 32 कोशिका की अवस्था को आप क्या कह सकते हैं? ब्लास्टोसिस कह सकते हैं, कोरकपुटी कह सकते हैं। तो कोरकपुटी का सीधा स्थानांतरण किस में होता है? आप जानते ही, यूट्रस में होगा, गर्भाशय के अंदर होगा। तो एक ही में मैंने दोनों ही समझा दिया बच्चों। अगर 8 से 16 कोशिका की अवस्था है, वो भी फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित होंगी, तो होगी ZIFT। वही अगर बात करेंगे हम 16 से 32 कोशिका की अवस्था, जिसको आप ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, अगर उसका स्थानांतरण इसमें कर रहे हैं तो उसी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? वो मेथड हम क्या बताएंगे? वो हम बताते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है,
तो ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था ही तो यहाँ तक का जाते जाते ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो भ्रूण है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको कोरकपुटी भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अगर कोरकपुटी की अवस्था में कोशिका है या फिर कंसेप्टस है तो कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हैं, तो IUT बताना। लेकिन 8 से 16 कोशिका अवस्था में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ZIFT बताना, ठीक है। और ICSI क्या है, तो बेटा ICSI जरा इधर देखिए, ये द्वितीयक oocyte है, द्वितीयक oocyte। तो द्वितीयक oocyte के अंदर स्पर्म का सॉल्यूशन जो है माइक्रोनीडल की हेल्प से सीधा ही शुक्राणु को इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, इसके अंदर बच्चों। और उसके बाद क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। अब चाहे इस युग्मनज को आप 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में स्थानांतरित कीजिए या फिर 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में स्थानांतरित कीजिए, लेकिन हम अगर शरीर के बाहर, ठीक है, इस तरह से निषेचन करवा रहे हैं तो वो किस विधि में आएगा, पात्र निषेचन में आ जाएगा, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, ठीक है। आगे जीवी निषेचन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि निषेचन किस में होगा बेटा, शरीर के अंदर होगा। और इसमें 2 मेथड के अलावा एक और मेथड हम पढ़ेंगे, GIFT, IUI और AI। GIFT किसको बोलेंगे, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों, हाँ यहां पर देख सकते हैं आप जीवी निषेचन के लिए बेटा 3 मेथड आपको बताया, एक तो GIFT है, ठीक है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। तीसरा है बेटा इसके अंदर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है, अंतः गर्भाशय जो है अगर हम बात करेंगे इसके अंदर इंसेमिनेशन तो वीर्यसेचन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बेटा तीनों मेथड जरा एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो उससे पहले जो हमने बोला है जीवी निषेचन में जो बेसिक पॉइंट मैंने बताया बेटा, एक बार देख लीजिए। कृत्रिम तकनीक की मदद से दानकर्ता अंडाणु का उपयोग करके मादा के शरीर के अंदर निषेचित किया जाता है। होता क्या है, अगर फीमेल की बॉडी के अंदर, मादा के शरीर के अंदर युग्मक नहीं बन रहा है, अंडाणु नहीं बन रहा है, तो उस केस में, अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें कि पूरा शरीर जो है वो उसके अंदर एनवायरनमेंट है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, भ्रूण का विकास हो सकता है, लेकिन उसमें क्या नहीं बन रहा है बेटा, अंडाणु नहीं बन रहा है, तो फिर किसी दूसरी मादा से या मदर से जो है अंडाणु लेकर के उस फीमेल की बॉडी के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये केस आपको ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट हमने ले लिया, गैमेट का मतलब युग्मक ले लिया, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का मतलब क्या है, अंतः जो है किसके अंदर हम स्थानांतरित कर रहे हैं, निषेचन नलिका में, तो इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम करेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, यदि मादा अंडाणु बनाने में क्या हो, असमर्थ, तो बेटा ये क्वेश्चन आ गया भाई। जीवे निषेचन में अगर हम इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, ठीक है, या डॉक्टर ये सजेस्ट कब करेगा, जब फीमेल की बॉडी के अंदर क्या नहीं बन रहा हो, मादा युग्मक या मादा के अंदर अंडाणु नहीं बन रहा हो बेटा। महिला प्रजनन पथ में शुक्राणुओं के लिए एक आदर्श वातावरण होता है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि इंसेमिनेशन में या फिर स्पर्म की मूवमेंट के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, बस गैमेट नहीं बन रहा था तो गैमेट लेकर के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, कृत्रिम वीर्यसेचन करें, ठीक है, तो या फिर अदर मेथड के थ्रू, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला प्रजनन पथ में शुक्राणुओं के लिए एक आदर्श वातावरण होता है। दूसरा बेटा इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब किया जाएगा, कृत्रिम वीर्यसेचन कब किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन, तो पुरुष साथी द्वारा असमर्थता दर्शाई जाने के कारण, ठीक है। अगर मान लीजिए पुरुष साथी द्वारा वीर्यसेचन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, मतलब वीर्य को कलेक्ट करके मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो शुक्राणु को कृत्रिम रूप से योनि में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तीसरा है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, भाई सीधा गर्भाशय के अंदर वीर्य का सेचन हम बता रहे हैं, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन, है ना, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। यदि योनि, अब ये किस केस में होगा, तो बेटा ये भी क्वेश्चन है, अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि योनि बहुत अम्लीय है ना, एसिडिक नेचर है, वीर्य का पीएच पर्याप्त क्षारीय नहीं होता है, जो पीएच है सीमेन के अंदर वो उतना एल्कलाइन नहीं होता है, ठीक है, जो इसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो उस केस में स्पर्म डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो शुक्राणुओं को सीधा सीधा कहाँ पर प्रवेश कराया जाता है, गर्भाशय के अंदर। तो शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि जब आप पात्र निषेचन पढ़ते हैं तो आपको ये तीनों मेथड याद रखना है। टेबल बना के क्वेश्चन पूछा जाता है,
जब आप जीव इनिशिएशन पढ़ते हैं इन वे ऑफ फर्टिलाइजेशन तो आपको ये तीनों मेथड याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया शॉर्ट में, GIFT, AI और IUI, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज बच्चों हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट रिवीजन पूरा देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी अदर चैप्टर्स की वीडियो हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।